नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चयों का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है। मान लीजिए कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए U का एक उपसमुच्चय है। तो ए का पूरक समुच्चय U के उन समुच्चयों का उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है, जिसे ए एक का जो पूरक समुच्चय होगा उसे ए डैश से व्यक्त करते हैं और ए डैश होता है यू माइनस ए, यानी यू के सभी अवयवों में से ए के सभी अवयव घटा दिए जाएं तो जो अवयव बचेंगे वो ए डैश के अवयव होंगे। या फिर इसे लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू एक्स है और एक्स बिलोंग टू यू और एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। उदाहरण के लिए उदाहरण एक से समझते हैं। इसे उदाहरण एक से समझेंगे तो देखते हैं। यू के सभी अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 तक, और एक के सभी अवयव हैं 1 3 5 7 और 9। अब हमें ज्ञात करना है ए डैश के, तो ए डैश इक्वल टू होता है यू माइनस ए। तो ए के सभी अवयवों को हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 1 3 5 7 9 को हटाएंगे तो 2 4 6 8 और 10। तो इस प्रकार से जो ए का जो पूरक समुच्चय होगा ए डैश, उसके अवयव होंगे 2 4 6 8 और 10, यानी एक को घटा देंगे यू में से तो जो बचेगा वो। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यू यानी सार्वत्रिक समुच्चय है 11th क्लास के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, यानी इसमें सभी विद्यार्थी आएंगे। ए दिया हुआ है 11th क्लास की सभी लड़कियों का समुच्चय, तो ए डैश ज्ञात करना है, यानी ए का पूरक ज्ञात करना है। तो ए का पूरक होगा 11th क्लास के सभी लड़कों का समुच्चय, 11th क्लास के सभी लड़कों का समुच्चय। तो इस प्रकार से पूरक समुच्चय ज्ञात करते हैं। नोट में दिया हुआ है यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का एक उप समुच्चय है तो इसका पूरक ए डैश भी यू का एक उप समुच्चय होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो यू होगा वो ए और प्लस ए डैश होता है। ए और ए डैश का योग ही यू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी यू का उप समुच्चय है और ए डैश भी यू का उप समुच्चय है। यानी एक यू का उप समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है तो ए डैश बचे हुए सभी अवयवों का समुच्चय है। तो इसलिए ए और ए डैश दोनों को मिला के पूरा यू बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का उप समुच्चय है तो ए डैश भी सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है। डी मॉर्गन नियम होता है दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है, या फिर दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो उनके सम्मिलन यानी यूनियन का पूरक यदि ज्ञात करना है तो इन ए डैश और बी डैश के सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन होता है। इसी प्रकार यदि वापस बोलें तो ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करके और इसका यदि पूरक निकालना चाहें तो इनके पूरकों का ए और बी डैश का यूनियन के बराबर होता है। तो ये इसको हम डी मॉर्गन नियम कहते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि पूरकों के कुछ गुणधर्म होते हैं। तो पूरकों के कुछ गुणधर्म, पहला पूरक नियम होता है ए यूनियन ए डैश। ए और ए डैश का यदि यूनियन ज्ञात किया जाए तो ये दोनों मिला के एक यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय यू के बराबर होता है। ए और ए डैश का यदि इंटरसेक्शन ज्ञात किया जाए तो फाई आता है, यानी ए और ए डैश में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती और इन दोनों का जोड़ जो होता है वो यूनियन के बराबर होता है। यानी इनके दोनों सभी अवयव यदि जो मिला दी जाए तो फिर यूनियन के बराबर होता है, यूनिवर्सल
सेट के बराबर होता है। डी मॉर्गन नियम अभी हमने पढ़ा है, यदि ए और बी का यूनियन निकाल के उसका पूरक निकालेंगे तो अलग अलग पूरकों के सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन के बराबर होता है, और यदि इनका इंटरसेक्शन का यदि पूरक निकालेंगे तो अलग अलग के पूरक के यूनियन के बराबर होता है। इसके बाद में द्विपूरक नियम बोलते हैं, तो इसमें एक का यदि पूरक निकालते हैं, एक का जो पूरक होगा उसका वापस पूरक निकालेंगे तो वापस ए ही प्राप्त हो जाएगा। एक का पूरक इसका भी पूरक निकाला जाएगा तो वापस ए प्राप्त हो जाएगा। इसे द्विपूरक नियम बोलते हैं। अब ज्ञात करेंगे फाई डैश, यानी फाई का पूरक ज्ञात करें तो पूरा यूनियन होता है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, और यदि यू डैश यानी यूनिवर्सल सेट का यदि पूरक निकाला जाए तो पूरी की पूरी फाई होती है। इन्हें वेन आरेख के द्वारा समझते हैं। पहला था हमें ज्ञात करना था कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए तो ये वर्त वाला है, और वर्त को छोड़ के जो बाकी स्थान बच गया उसको ए डैश कहेंगे, ए का पूरक। ये दोनों मिलके यूनियन होंगे, तो ए के सभी अवयव और ए डैश के सभी अवयव कॉमन इनमें कुछ है नहीं, इसलिए इन सब का जो समुच्चय होगा उसको हम यू यानी यूनिवर्सल सेट यू से दर्शा सकते हैं। ए डैश और इंटरसेक्शन ए, इससे करेंगे। दूसरा, तो यहाँ से इन दोनों में कोई भी कॉमन अवयव है नहीं, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे फाई। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, डी मॉर्गन प्रमेय से या नियम से। डी मॉर्गन नियम, तो डी मॉर्गन नियम होता है ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात करेंगे तो ए डैश और बी डैश और इनका क्या जाएगा इंटरसेक्शन। तो यही चेक करते हैं अभी। ए और बी का यूनियन ज्ञात करते हैं पहले। ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी, तो यहाँ से ए और बी का यदि यूनियन निकालेंगे तो इन दोनों के सभी अवयव और कॉमन अवयव को एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से अपने पास आएगा 3, 4 और 5 को एक बार लिखेंगे, और फिर 6 और 7। अब इनका यदि पूरक निकाला जाएगा तो इनको छोड़ के जो आएगा तो ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2, 3 से 7 तक को छोड़ेंगे, उसके बाद में आएगा 8 और 9, इस प्रकार से आएगा। अब बात करते हैं इनका अलग अलग, यदि ए डैश तो ए डैश आ जाएगा। अब हमारे पास है 1, 2, 6, 7, 8 और 9, और बी डैश की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 8 और 9। तो इस प्रकार से इनका जब इंटरसेक्शन निकाला जाएगा दोनों का अलग अलग से, तो इनमें जो कॉमन अवयव हैं वो लेंगे तो 1, 2 दोनों में है। इसके बाद में हमारे पास है 1, 2 और 1, 8 और 9, 1, 2 और 8 और 9। तो इनका यदि अलग अलग ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ से आ जाएगा 1, 2, 8 और 9। तो इस प्रकार से डी मॉर्गन नियम भी यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सेम यदि यहाँ से हम करें द्विपूरक नियम, तो यदि ए डैश का यदि पूरक निकाला जाए, ए डैश का पूरक, तो ए डैश का पूरक वापस क्या हो जाएगा ए। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक का पूरक ए डैश और ए डैश का पूरक ए। तो इस प्रकार से आ जाएगा। सेम उल्टा अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। मान लीजिए कि यू के जो अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। ए के अवयव हैं 1, 2, 3, 4। बी के अवयव हैं 2, 4, 6, 8। सी के अवयव हैं 3, 4, 5 और 6। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। पहले हमें ए डैश ज्ञात करना है, तो ए डैश होगा यू माइनस ए, यानी यू में से ए के सभी अवयव घटा देंगे। तो यहाँ हमारे पास ए डैश आएगा 1, 2, 3, 4 को हटा देते हैं, बाकी बचेंगे 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारा ए डैश होगा। बी डैश याद करेंगे तो बी के सभी अवयव यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं। तो यहाँ से आएगा 2, 4, 6, 8 घटाते हैं तो बचेगा हमारे पास 1, फिर 2 घटा देंगे तो 3, फिर हमारे पास आएगा 5, फिर 7 और फिर 9। 1, 3, 5, 7, 9।
ए यूनियन सी का पूरक ज्ञात करना है। ए यूनियन सी निकालते हैं पहले। ए यूनियन सी, ए और सी के सभी अवयव और कॉमन अवयवों को एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से पहले ए यूनियन सी निकालते हैं। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो यहाँ से हमें ए यूनियन सी निकालना है। तो यहाँ आएगा 1 2 3 और 4। यहाँ से 3 और 4 पहले लिख चुके हैं, इसलिए 5 और 6 ये आ गया। अब इसका पूरक निकालना है। तो पूरक में इनको छोड़ के जो बाकी बच जाएंगे, 6 के बाद में जो बचेंगे 7 8 9, तो ये इसका पूरक आ जाएगा, यानी 7 8 और 9। ये ए यूनियन सी का पूरक होगा। बी, ए यूनियन बी का पूरक। तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो यहाँ से ए और बी का, तो ए के सभी अवयव और बी के भी सभी अवयव और कॉमन अवयवों को एक बार लिखेंगे। 1 2 3 4, 2 और 4 लिख चुके हैं, इसके बाद में 6 और 8 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसका पूरक निकालेंगे तो 1 2 3 नहीं लिख सकते, 4 भी नहीं लिख सकते, 5 6 नहीं लिख सकते, 7 8 नहीं लिख सकते, फिर 9। ये इसका पूरक आ जाएगा। ए के पूरक का पूरक यदि ज्ञात करेंगे तो वापस ए आएगा। तो ए के सभी अवयव यहाँ लिख सकते हैं वापस, 1 2 3 और 4। अब b माइनस सी की बात करें तो b में से c को घटाना है। तो यहाँ पहले b माइनस सी, b में से c घटाना है। तो 2 ऐसे कैसे आएगा, 4 घटा दिया जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन घटाया जाएगा और 6 घटाया जाएगा। तो 4 और 6 हटाने के बाद में बचेगा 8। तो b माइनस सी आएगा। इसका पूरक ज्ञात करेंगे तो बाकी सबको लिख देंगे। 1 2 नहीं लिखेंगे, 3 4 5 6 7 और 8 को नहीं लिखेंगे, 9। ये इनका पूरक आ जाएगा। यदि u a b c d e f g और h हो, यदि यूनिवर्सल सेट U में A B C D E F G और H अवयव हों तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें A डैश ज्ञात करना है। A डैश ज्ञात करने के लिए A B C हटा के बाकी सब लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा D E F G और H। अब बात करते हैं B डैश की। B डैश ज्ञात करने के लिए D E F यानी D E F और G को हटा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास बचेगा A B C और H। अब C डैश की बात करते हैं। C डैश तो A C E, C डैश की बात करते हैं। तो C डैश में ज्ञात करना है हमें इसके सभी अवयव A C E और G हटाना है। तो A नहीं लिख सकते, B लिख सकते हैं। C हटा दिया, D लिख देंगे, E फिर F लिख देंगे, G और फिर H लिख देंगे। ये इसका पूरक समुच्चय आ जाएगा। D का पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे तो D डैश A B, A नहीं लिख सकते, A इसमें है, B C D E इसमें नहीं है तो इसलिए E भी लिख देंगे, F G और H है। तो इसका जो पूरक आएगा और समुच्चय आएंगे ये। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय लिखिए। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ ये यदि a मान लेते हैं तो a डैश ज्ञात करना है हमें। यहाँ यूनिवर्सल जो सेट है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ से x एक प्राकृत सम संख्या है। तो सम संख्याओं का यदि पूरक समुच्चय ज्ञात किया जाएगा तो x और x एक किया जाएगा एक विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं में से सम संख्या हटा देंगे तो विषम प्राकृत संख्या बचेगा। इसका यदि पूरक ज्ञात करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये एक प्राकृत विषम संख्या है तो यहाँ x हो जाएगा, x एक सम प्राकृत संख्या हो जाएगी, सम प्राकृत
प्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि पूरी प्राकृत संख्याओं में से सम संख्या हटाएंगे तो विषम बचेगा, और विषम प्राकृत संख्याएं घटाएंगे तो सम प्राकृत संख्याएं बचेंगी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हो। एक्स एक संख्या 3 का धन गुणज है। तो एक संख्या 3 का धन गुणज है, तो यहाँ इसका जो पूरक ज्ञात करेंगे तो वहाँ एक्स प्राकृत संख्या, जहाँ एक्स 3 का धन गुणज नहीं है। यानी यहाँ हम 3 के धन गुणज को छोड़ के बाकी सभी प्राकृत संख्याएं लेंगे तो वो इसका पूरक होगा। बस ध्यान रखना है कि हमें दोनों को जोड़ने पर पूरी प्राकृत संख्या ज्ञात होनी चाहिए। यहाँ एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ वापस लिख देंगे इसका यदि पूरक ज्ञात करेंगे तो एक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ हम भाज्य संख्या नहीं लिख सकते क्योंकि एक को भाज्य और अभाज्य दोनों में शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एक्स एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, ऐसा लिखेंगे तो ये इसका पूरक हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे कि एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स एक प्राकृत संख्या जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है। यहाँ से लिखेंगे x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ से हम इसका पूरक ज्ञात करेंगे तो x एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ से इसमें से लिखेंगे तो x एक पूर्ण घन संख्या है, तो यहाँ से इसका पूरक लिखेंगे तो x एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है। यहाँ तक हम लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से देखेंगे इसका पूरक ज्ञात करना है, तो यहाँ से x बराबर दिया हुआ है, x + 5 बराबर दिया हुआ है 8, तो यहाँ x + 5 = है 8, तो x = हो जाएगा 3। अब यहाँ यदि इसका पूरक ज्ञात करेंगे तो x और x एक प्राकृत संख्या जहाँ x0 = 3 को छोड़ के बाकी सभी प्राकृत संख्याएं। सेम ऐसा ही इसमें करेंगे, तो यहाँ 2x + 5 = है 9, तो 2x = हो जाएगा 4 और x = हो जाएगा 2। तो यहाँ से भी वही सेम इसका पूरक ज्ञात करना है, तो x एक प्राकृत संख्या है, और यहाँ x0 = 2 आ जाएगा। यहाँ से बात करें तो x एक इज ग्रेटर देन इक्वल 7, यानी 7 से बड़ी और उसके बराबर संख्या है। तो यहाँ इसका यदि वापस हम इसका पूरक ज्ञात करेंगे तो x एक ऐसी संख्या आएगी जो 7 से छोटी होगी प्राकृत संख्या, तो x एक प्राकृत संख्या जहाँ x इज लेस देन 7 से छोटी, 7 को शामिल नहीं करेंगे। 11th वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ x बिलोंग्स टू n, तो और 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, तो 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो ये देखते हैं यहाँ से, तो x एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ प्राकृत संख्या का मान रख के देखते हैं। 2x x की जगह 1 रखते हैं +1 इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ से इसका मान रखेंगे तो 2 और 1 3 बड़ा नहीं है, तो यहाँ से देखते हैं x का मान कितना रखेंगे कि इससे बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 और 1
5 दूनी 10 और 11 है, तो x का मान 5 आ जाएगा। तो x का मान कम से कम 5 लेंगे जब 10 से ग्रेटर देन आएगा। तो यहाँ x का जो मान है वो 5 तक है। 5 तक से बड़ी सभी संख्याएं 5 या 5 से बड़ी सभी संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ सिर्फ हमें लिखना है जो इसका जो पूरक आएगा वो आएगा 1, 2, 3 और 4 तक। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 गुणा 5 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ से हो जाएगा 11 इज ग्रेटर देन 10। तो 11 इससे आगे की सभी संख्याएं जो भी लेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी की सभी संख्याएं इससे ज़्यादा आएंगी। तो n का जो यहाँ जो हमारे पास इसका पूरक समुच्चय आएगा वो 1 से लेकर के 4 की सभी संख्याएं होंगी। यदि सार्वत्रिक समुच्चय u के अवयव 1, 2, 3, 4 और इस तरह से 9 तक हैं। ए के अवयव 2, 4, 6, 8, बी के अवयव 2, 3, 5, 7 हो तो सत्यापित कीजिए कि ए यूनियन ए डैश तो ए यूनियन बी का पूरक इनके अलग अलग पूरकों के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8, 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, बाकी सारे सेम है। तो 2 फिर आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 और फिर 8। अब इनका यदि पूरक ज्ञात करें तो ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात किया जाएगा। तो इनको छोड़ के बाकी सब तो 1 और 9 बचेगा, 1 और 9। अब बात करते हैं इनके अलग अलग इन अलग अलग के पूरक ज्ञात करते हैं। ए का पूरक और बी का पूरक। ए का पूरक ज्ञात करते हैं तो ए का पूरक आएगा 1, 3, 5, 7 और 9। के पूरक की बात करें तो बी का पूरक आएगा 1, 2, 3 हो गए, 4, 5 छोड़ 6, 7 को छोड़ के 8 और 9। ये हो गया बी का पूरक। अब इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश। तो इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो कॉमन अवयव लेंगे 1 और इसके बाद में 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 और इसके बाद में आएगा 9। 1 और 9, 1 और 9 जो दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। इसी तरह इन दोनों का भी करके देख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में यदि कॉमन अवयव लेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी में ए 2 बस 2 ही रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी में यदि कॉमन अवयव लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ से हमें इनका कॉमन अवयव आएगा सिर्फ 2। अब यह इनका यदि पूरक ज्ञात किया जाए तो 2 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं आ जाएंगी। यहाँ से इनका पूरक आएगा तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब अलग अलग है हमारे पास। इनका यूनियन ज्ञात करना है तो यहाँ से कॉमन को छोड़ के बाकी सब को भी लिखेंगे और कॉमन को एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1, 2 है नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस प्रकार से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त विहीन आरेख खींचिए। विहीन आरेख खींचते हैं। ए यूनियन बी का पूरक, ए यूनियन बी, पहले ये यूनियन बी क्या होगा तो एक के सभी अवयव, बी के सभी अवयव और कॉमन अवयवों को एक बार लिखा जाएगा। तो ए और बी के सभी अवयवों को यदि हम यहाँ से लिखेंगे तो इनका जो ए यूनियन बी जो आएगा ए यूनियन बी तो वो क्या आएगा, वो आएगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इनका यदि पूरक ज्ञात करें तो इनको छोड़ के बाकी जो सब बच जाएंगे वो इनके पूरक में आएगा। तो इनका पूरक यदि ज्ञात किया जाए तो 1, 2 और 9 और 10, 1, 2, 9 और 10 वेन आरेख से इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ से इसमें यदि वापस लें तो एक का यदि पूरक ज्ञात करें तो एक के अंदर अवयव हैं अपने पास 3, 4, 5, 6। इनको छोड़ के बाकी सभी अवयव ए डैश आएगा। ए डैश यदि हम निकालना चाहें तो 3, 4, 5, 6 को छोड़ के यानी हमारे पास आएगा 1, 2 फिर एक आएगा 7, 8 और 9, 10। इसी प्रकार बी डैश यदि ज्ञात करना चाहें तो बी डैश में हमारे पास आएगा 5, 6, 7, 8 को छोड़ के बाकी सभी। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 को छोड़ के 9 और 10।
तो इनका यदि इंटरसेक्शन ज्ञात किया जाए तो 1 2 कॉमन है और 9 10 कॉमन है। तो यहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो यहाँ जाएगा हमारे पास 1 2 और 9 10, 9 और 10 इस प्रकार से आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला हो जाएगा 5 और 6, 5 और 6 और इनका पूरक यदि ज्ञात किया जाए तो 10 में से 5 और 6 को हटा के लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, 5 6 को हटा देंगे 7 8 9 और 10। अब एक का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे, एक का पूरक ज्ञात करेंगे तो एक के पूरक में ज्ञात करें तो वही 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी सभी लिखेंगे। तो एक ए डैश हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के 7 8 9 और 10। बी डैश की बात करें तो बी में 5 6 7 8 को छोड़ के लिखेंगे तो यहाँ से अपने पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ देंगे 9 और 10। अब यहाँ इनका यूनियन ज्ञात करना है तो यूनियन में हमें कॉमन अवयवों को एक बार लिखेंगे, बाकी सबको बी लिखेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 1 2 1 और 2 3 भी है, यहाँ 3 4 4 भी है, 5 नहीं है, 6 नहीं है और इसके बाद में 7 है 8 है 9 और 10 ये सब लिखेंगे। तो यहाँ इन दोनों का ये यूनियन आ जाएगा, तो इनके पूरकों का यूनियन है। अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, यानी यूनिवर्सल सेट U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, एक कोण 60 डिग्री से, यानी तीनों के तीनों 60 डिग्री के कोण हो, 60 डिग्री के कोण हो। एक तो बात ये है। दूसरा यहाँ जो दे रखा है कि A जो है, A हमारे पास जो दिया हुआ है वो एक ऐसा है कि जिनमें एक कम से कम एक कोण तो 60 डिग्री से कम है, 60 डिग्री से कम, ये से अलग, से भिन्न, 60 डिग्री से भिन्न। तो इसका मतलब हमें जो दिए गए हैं वो कोई भी त्रिभुज उनमें से है एक समबाहु त्रिभुज नहीं है। समबाहु त्रिभुज को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के त्रिभुज मिल जाएंगे। और यहाँ जो यूनिवर्सल सेट है वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। तो ए डैश हमें ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये छोड़ रहा है, समबाहु त्रिभुजों को छोड़ रहा है, बाकी सभी त्रिभुज ए में शामिल हैं। तो इसका मतलब ए डैश में बाकी बची हुई त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज, यानी जिसके सभी कोण 60 डिग्री के होंगे वो शामिल होगी। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय ए डैश में शामिल हो जाएगा, ए डैश में शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें छठवें क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करता है कि निम्नलिखित को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। ए डैश और ए डैश का यूनियन जो होगा वो किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट यू के बराबर, क्योंकि ए और ए का जोड़ जो हम करेंगे तो यू के बराबर आएगा। फाइव डैश और ए का फाइव डैश होता है पूरा यूनियन, और एक का इंटरसेक्शन यदि ज्ञात करेंगे तो पूरे, यदि हम यूनिवर्सल सेट में से हम जानते हैं कि फाइव डैश इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट और इसमें से ए इनका यदि हम इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? ए और ए डैश का इंटरसेक्शन यदि ज्ञात किया जाएगा तो फाइव, क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है। यू डैश होता है फाइव और ए का इंटरसेक्शन यदि ज्ञात किया जाएगा तो वापस क्या आ जाएगी? फाइव। तो यहाँ से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन